अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड हेल्दी लाइफस्टाइल विद फर्टाइल। आज की इस एपिसोड के अंदर हम आपको मिलवाएंगे नए गेस्ट के साथ, कुछ नए हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि बात करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, स्केलेटन से रिलेटेड और लैंग्वेज और स्पीच थेरेपिस्ट। प्लस इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी फिटनेस और एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे क्लाइंट जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि यार वेट लॉस के साथ साथ या वेट लॉस जर्नी में जब उनका वज़न नहीं कम हो रहा है या बहुत रैपिडली कम हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी समटाइम ख़वातीन का बहुत जल्दी वेट लॉस होता है या नहीं होता, उसकी बहुत सारी वजूहात जो होते हैं वो आपके हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स को कौन डील करेगा? क्या गायनेकोलॉजिस्ट डील करेगी, क्या न्यूट्रिशनिस्ट डील करेगा, या वो कौन स्पेशलिस्ट है? तो उसके लिए हमारे पास हैं आज गेस्ट आए हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो कि ही इज़ द वन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। 12 सिस्टम्स काम करते हैं, जिसके अंदर आपका हार्मोनल सिस्टम है, जिसके अंदर आपका मसल स्केलेटल सिस्टम है, आपका ब्लड सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं। किसी एक सिस्टम में ख़राबी बाकी सारे सिस्टम को अपसेट कर देती है। तो जब आप वेट लॉस कर रहे हो, आप हेल्दी डाइट के ऊपर हो, तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट को इतना ड्रॉप ना करें कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस ट्रिगर हो जाए, और अपनी डाइट को इतना ज़्यादा जंक फूड की तरफ ना लेके जाए जिससे अगेन आपकी बॉडी के सिस्टम जो है वो मुतासर हो। तो आज के इस एपिसोड के अंदर आपको तीनों गेस्ट से मिलवाएंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे और उनकी स्पेशल सर्विसेज और कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। डॉक्टर, सबसे पहले जो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के हवाले से हम लोग वो जो डिनाइल का फेज़ होता है, स्पेशली बड़े, वो कहते हैं कि हमें नहीं कोई मसला। डायबिटीज़ जब तक शुगर लेवल 400-500 तक क्रॉस नहीं कर जाता फिर वापस आ जाता है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें मोस्टली पेशेंट ये रिपोर्ट करते हैं हमें कोई मसला, साथ कोई मसला नहीं, और उनकी डायबिटीज़ बहुत ऊपर रेट गया होता है। तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए या आप उनको कैसे लेके चलो? देखिए, डिनाइल इज़ प्रीटी कॉमन। डिनाइल, अगर आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, ये कोई ऐसी बीमारी है जो आपको पता है कि 3-4 दिनों में चले जानी है, तो उसमें तो देयर इज़ नो डिनाइल एलिमेंट। बट बिल्कुल ऐसी कंडीशन विच इज़ गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग, जो उसमें डिनाइल का बेट है, दैट्स गोइंग टू बी नेचुरल। सो क्योंकि यू हैव टू जस्ट लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, सो उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में एज पर ह्यूमन इंस्टिंक्ट कुछ टाइम लगता है। बिल्कुल। कुछ लोग हैं, दे आर ब्रेव इनफ टू एम्ब्रेस इट ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ फ्यू डेज टू वीक्स, और कुछ लोग हैं जो दे माइट टेक ईयर्स टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, कि दे हैव टू लिव दिस विद दिस कंडीशन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। दिस इज़ वेयर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स कम इन। वी नीड टू जस्ट होल्ड देयर हैंड। It is two-way traffic in any chronic disease. So कुछ lifestyle modifications, कुछ treatment, कुछ help and support from us. लेकिन वो जो पेशेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं अपने जैसा वेट लॉस के लिए भी पेशेंट एक डिनाइल के अंदर होता है, वो स्ट्रेस कर रहा होता है, डिनाइल कर रहा होता है कि मुझे नहीं है, फाइट कर रहा होता है, और वो जो उसका पूरा एक टाइम पीरियड होता है ना। लेकिन उन बच्चों को क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और बड़े भी हैं, वो मान भी नहीं रहे कि हमें हैं, उसमें बच्चे फिर क्या करें? उनके लिए बहुत चैलेंजिंग मोमेंट होता है कि वो आपके पास उनको क्या खींच के तो नहीं ला सकते, कि दे आर स्ट्रेटजीज़ के वो उनको कोई मना के लेके आए हैं, फिर उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो एक कैसे मतलब साहब गाइड करेंगे? देखिए, इसमें इट हैज़ टू बी अ टीम एफर्ट। इसमें टीम एफर्ट होगी। इसमें हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अकेला, या जो पेशेंट है चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, वो अकेला can't do anything on their own. They need a lot of help and support, not only from the healthcare practitioner but from their family as well. So ये team effort होगी, the person or the patient himself, friends and family and the healthcare practitioner. अगर ये सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और एक अच्छी cohesion होगी, तो क्योंकि I'm going to only cover the medical bits, या मैं lifestyle सजेस्ट कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको जो इन्फोर्स करना है या करवाना है या मोटिवेशन राउंड द क्लॉक देनी है, वो उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट देनी है। अगर ये सब लोग मिलजुल के काम करें तो द पर्सन मे कम आउट ऑफ डिनाइल और मे नॉट इवन गो इनटू डिनाइल। बिल्कुल। और माइट कम आउट ऑफ इट वेरी सून। साइकोलॉजी में आपका एनवायरनमेंट, उसका सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, फैमिली फ्रेंड्स वो कितने लेके चल रहे हैं, उसका अपना माइंडसेट, वो अपने साथ कितना सिंसियर है। अच्छा, एक और हमारा ट्रेंड बड़ा देखने आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोविड के बाद लोग आते हैं, उससे पहले भी
डॉक्टर साहब जो गूगल से डॉक्टर्स अपनी मेडिकेशन खुद ढूंढ के खुद तोड़ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें, क्योंकि वो उनको लग रहा होता है कि शायद सब चीज़ों का हल मौजूद है। एब्सोल्युटली अ वेरी नाइस एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन इन करंट टाइम्स। सो गूगल में देखिए हम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन होती है कि गूगल में यू एंटर सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप गूगल में अपना नाम, एज और अपने सिम्टम्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं डाल सकते। सो ऑल गूगल इज़ टेलिंग यू इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। वही इन्फॉर्मेशन गूगल पर्सन ए को भी देगा, बी को भी देगा, सी को भी देगा। बिल्कुल ऐसे। वेरएज जब आप हमारे पास आएंगे हम आपकी इंडिविजुअलाइज इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। वी विल गैदर कि कब से सिम्टम्स हैं, कैसे हैं, क्यों, उनकी सेवेरिटी क्या है, आपके लैब टेस्ट कौन से हैं, कैसे हैं, एंड देन वी विल मेक अ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट जस्ट के योर सिम्टम लिस्ट एंड टक 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 गूगल गिव्स यू द आंसर। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपका डायग्नोसिस ना हो। ट्रू। और ये भी हो सकता है कि आप गूगल से आपको कोई ऐसी चीज़ें सुनने को या पढ़ने को मिल जाएँ विच माइट बी वेरी सीरियस एंड यू मे नॉट एक्चुअली हैव इट। बिल्कुल। सो एक डबल एज सोर्ड है गूगल। फॉर हेल्थ पर्पसेस वी वुड रिकमेंड कि गूगल पे इतना रिलाई ना किया जाए। इट्स बेस्ट, क्योंकि हेल्थ का मामला है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो हेल्थ के मामले में इट्स बेस्ट कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके सिम्टम्स हैं, टेक इट टू योर डॉक्टर, डिस्कस इन डिटेल, विल डिस्कस इट एट लेंथ विद यू in an individualized manner, and we have to put that information together. बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट, जो हमारे यहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कुछ आए जो ऐसे बच्चों की केयर जो कि ऑटिस्टिक होते हैं, स्पेशल होते हैं, कि उनको कैसे ट्रीट सोसाइटी करना चाहिए। पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आते हैं, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते, तो इस चैलेंज को उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जो कि इस तरह की सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उन बच्चों को कैसे लेके चलें। हमारे यहाँ लाहौर में अच्छी सोसाइटी में तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको किस तरीके से चलना चाहिए। बेसिकली हम डिफरेंट कैंप्स वगैरह लगाते हैं जिनमें हम अवेयर करते हैं टू दैट पेरिफेरल पॉपुलेशन, जैसे ऑटिज़म हो गया, रिलेटेड टू दैट लैंग्वेज थेरेपी या स्टैमरिंग वगैरह के अगर आगे फर्दर बच्चे हैं तो उनको कैंपिंग के थ्रू हम करते हैं, उन्हें प्लान्स देते हैं। वी हैव स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल नीड, हमारे पास सेंटर्स हैं, वी हैव रिहैब सेंटर्स। पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होता कि हमारा बच्चा स्पेशल है। पहले ये बहुत बड़ा सेंसिटिव सा मामला होता है, तो पेरेंट्स चाह रहा होता है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, नहीं वो नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स के अंदर भिजवा रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स सबको कहते हैं कि नहीं, वही डिनाइल वाला फेज़ होता है। तो उनको कैसे किस फेज़ के अंदर समझना चाहिए कि दैट किड नीड अ स्पेशल अटेंशन। और बेसिकली जब वो स्कूल की तरफ मूव करते हैं ना, आफ्टर द एज ऑफ 3 years or 4 years, देन द पेरेंट्स कम टू नो दैट आइडिया दैट आवर चाइल्ड हैव सम प्रॉब्लम, जैसे उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल इट्स द लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज़म हो गया और सम अदर डिसऑर्डर डायग्नोज। जैसे लैंग्वेज का भी हो गया, वी हैव किड्स इन द OPD और इन हॉस्पिटल जिसमें कह रहे होते हैं पेरेंट्स के नहीं, देयर इज अ बिट ऑफ अ लैंग्वेज डिले, और बच्चा जैसे जैसे ही बड़ा होता जाएगा तो वो बोलना शुरू हो जाएगा। मगर ऐसा आइडिया नहीं होता, दे नीड द थेरेपी। उनको थोड़ा हम काउंसल करते हैं, बट आफ्टर द सर्टन टाइम पीरियड जिसमें एक रेड फ्लैग है कि आफ्टर 3 या 4 अगर ना बोला, या आफ्टर द एज ऑफ 7 years, तो फिर स्पीच थेरेपी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स समथिंग कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है, इट विल टेक आवर्स, ईयर्स और मंथ्स इस तरह से। तो क्या ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है ये कोई स्पेसिफिक जेनेटिक अगर है, अगर आप इसमें क्लियर करें, तो क्या अगर जेनेटिक है या नहीं है, तो किस एज से पहले इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, रिवर्सेबल है, नहीं रिवर्सेबल? बिफोर द एज ऑफ 3 years बहुत से डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें अगर हम कर लें कंसल्ट टू द SLP, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को, इट्स वेरी मच बेटर। अगर ना करें तो फिर उसका मतलब बाद में हमारे यहाँ तो 5 स्कूल में कहते हैं कि बच्चा जब तक 4th 5th में जाएगा नहीं, तो उस पर जोर दे रहे होते हैं, उसको कर रहे होते हैं, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये तो आपने बड़ी बात बताई कि 3 years से पहले। हाँ जी, और जब तक एक्सेप्ट करते हैं तब तक फिर वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में जा चुका होता है। मे बी इट्स डिफरेंट टाइप्स आती है ना, सिमेंटिक कैटेगरी आ गई, प्रेगमेटिक, वो आगे फर्दर हमारी डिटेल है उसमें।
तो 3 इयर्स से पहले किस तरीके से मतलब किसको विजिट उनको करना चाहिए, कैसे डायग्नोज बेसिकली अगर वो जाते हैं जनरल प्रैक्टिशनर के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसके बाद वो लोग उनको बताते हैं कि दैट यू नीड अ स्पीच थेरेपिस्ट और आप उनसे जाके थेरेपी सेशन लें। अगर तो वो एक पाथवे पे हमारे थ्रू ही चले जाते हैं दैट्स बेटर कि वो उनके लिए एक फीडबैक उन्हें मिल जाता है, दे हैव द प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि हमने इस पर काम करना है। ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आफ्टर द एज ऑफ 4 और 5 हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू मेक देयर प्लान। वी हैव अ स्पेसिफिक प्लान जिसके ऊपर मतलब 2 to 3 मंथ्स होता है प्लान। इफ द पेरेंट्स हैव दैट तो वो उस पाथवे पे हैं, वो काम करते हो जाए। इट्स देयर चॉइस कि वो उस पे आना चाह रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या इस तरह के प्रॉब्लम के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है? अगर है तो प्लीज़ अगर बिल्कुल जी, ताल्लुक तो है। कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम या कुछ हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ। यानी वो बच्चे वो बच्चियाँ जिनको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है उनको कुछ खास एंडोक्राइन या हार्मोन प्रॉब्लम होने का रिस्क बाकी बच्चों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मसलन थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम्स, मसलन डायबिटीज़। सो ये दो वो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं एंडोक्राइन और हार्मोन्स के जो कि लर्निंग डिफ़िकल्टी के साथ दे डू हैव अ साइंटिफिक लिंक। एक और हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी मतलब कुछ फैमिली के अंदर बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं और वो एज 13, 15, 25 एज पे पहुँच चुके हैं एंड दे आर वो ऑटिस्टिक हैं। अब वो चाह रहे हैं कि इनकी हार्मोनल सर्जरी करवा दें, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो जो बच्चे इस तरह गुजर इस लाइफ से गुजर रहे हैं उनको क्या हार्मोन थेरेपीज़ या हार्मोन उनका वो जो फीमेल यूट्रस रिमूव करवा देते छोटी बच्चियों का, तो उनको ये लगता है कि ये नॉर्मल लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? तो इज़ इट सेफ़? क्या आपने कोई ऐसे पेशेंट देखे हैं या क्या उसका तरीकाकार होना चाहिए? बिल्कुल, पेशेंट तो ऐसे ज़रूर देखें, लेकिन एक मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कोई भी जो असेसमेंट है या ट्रीटमेंट है दैट शुड बी डन बाय द प्रॉपर स्पेशलिस्ट। ठीक है। नॉट बाय पीपल हु आर नॉट ट्रेंड इन दिस, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। सेंसिटिव इश्यूज भी हैं और जिसे कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। सो या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मोन स्पेशलिस्ट वुड बी द बेस्ट पर्सन टू असेस देम, डायग्नोज देम। ठीक है। उसके बाद अगर किसी चीज़ की मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत है तो वी विल सुपरवाइज एंड मॉनिटर। अगर कहीं हमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए सो दैट विल बी अगेन अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एफर्ट। वी विल इन्वॉल्व द सर्जन और द गायनोकोलॉजिस्ट। सो एक टीम एफर्ट होगी क्योंकि दीज आर बड़ी बिग ट्रीटमेंट्स एंड मेजर ट्रीटमेंट्स। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि हार्मोनल थेरेपी आफ्टर 40-50 मीनोपॉज के बाद या मीनोपॉज से पहले या फिर मेल भी हार्मोन थेरेपी करवाते हैं, तो डू यू रिकमेंड, इज इट सेफ़ या उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं? बिल्कुल सेफ़ है। सेफ्टी से पहले तो ये है कि डायग्नोसिस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई किस हार्मोन की डेफिशिएंसी है, पार्शियल है, कंप्लीट है, ट्रीटमेंट ट्रांजिएंट शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लाइफ लॉन्ग चाहिए। ठीक है। बिकॉज मोस्ट हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंसी हार्मोन की जो कमी है, दे आर यूजली लाइफ लॉन्ग एंड दे नीड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। कुछ कंडीशंस हैं जो ट्रांजिएंट होती हैं, उनमें यूजली हमें टेम्पररी फ्यू वीक्स टू मंथ्स का ट्रीटमेंट ऑफर करना होता है। बट ज़्यादातर जो हार्मोन्स के मसाइल हैं वो दे आर लाइफ लॉन्ग एंड दे नीड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। सो अगेन प्रॉपर डायग्नोसिस इज़ द की एंड गोइंग टू द प्रॉपर स्पेशलिस्ट इज़ द की, क्योंकि मोस्ट ट्रीटमेंट्स आर लाइफ लॉन्ग। सो वी डोंट वांट कि कोई नॉन स्पेशलिस्ट किसी लाइफ लॉन्ग कंडीशन को मैनेज कर। अच्छा, जो पेशेंट जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादियाँ कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या सोशल इश्यूज आते हैं, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। दैट डिपेंड्स अपॉन द रूटीन। अगर आप ऑटिज्म का देखते हैं तो उनका जो एक बेसिक फैक्टर है वो रूटीन है। अगर आपने उनकी रूटीन बहुत अच्छी बना दी है तो दे विल बी अ बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट वाइफ। उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। हमारी सोसाइटी ये समझती है कि पता नहीं शायद ऑटिस्टिक है तो वो स्पेशल नीड्स में चला गया है, बट वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पे ऑटिज्म था और वो हस्बैंड जो है वो ऑटिज्म था, उसकी रूटीन अगर बना दी थी ना, यू हैव टू ट्रेन देयर माइंड। अच्छा, रूटीन बनानी चाहिए पहले। उनके स्पेसिफिकली तो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो सोशलाइज नहीं करते, दे लिव द लाइफ कि वो आइसोलेटेड होते हैं कि जहाँ पे भी हमने अगर किया कोई काम किया है तो वो हम अकेले हैं, और अगर फ्रेंड्स का सर्कल बन गया है तो फिर वही रहेंगे। अच्छा, रूटीन पहले बनानी चाहिए। दूसरा क्या, उनका कोई जॉब तो कोई प्रोफेशनल स्किल तो अगर उनका नहीं डेवलप हो रहा तो दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर हमने उनकी थेरेपी कर दी है, अगर उनकी रूटीन अच्छी बना दी, दे हैव द प्लान फॉर लाइफ, तो वो नॉर्मली हमारी तरह करेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही है। दे यूजुअली स्टडी इन द मेन स्ट्रीम स्कूल। हमारे जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, और उनकी ये कि टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, और साथ उनके स्पीच पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं। वी हैव अ टीम। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक लास्ट जो क्वेश्चन आपसे वो ये है कि थायराइड, ठीक है, अब जो पैराथायराइड है एक यूनिक प्रॉब्लम है, हाइपर एंड हाइपो। पैराथायराइड प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे लोगों को डायग्नोज नहीं होती, किस टाइम उनको आपको विज़िट कर लेना चाहिए? कि अगर सिर्फ वज़न कम नहीं हो रहा, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या उनको थोड़ा सा वेट करके कुछ सिम्टम दे के फिर विज़िट करना चाहिए? देखिए, थायराइड और पैराथायराइड दो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, सो थायराइड डिसऑर्डर्स आर मच मोर कॉमन देन पैराथायराइड डिसऑर्डर्स। पैराथायराइड बड़ा अनकॉमन है। और थायराइड डिसऑर्डर्स मोस्टली प्रेजेंट करते हैं हमारे पास दो तरह से, या तो अनवांटेड या जिसे कहते हैं स्ट्रगलिंग टू लूज वेट या अनवांटेड वेट गेन। बिल्कुल ऐसे मेल और फीमेल ट्राइंग टू लूज वेट नॉट शिफ्टिंग, दे शुड गेट देयर थायराइड हार्मोन चेक एंड गेट टू सी अ थायराइड और स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सो थायराइड का टेस्ट उन लोगों को ज़्यादा कराना चाहिए हु आर ए जस्ट स्ट्रगलिंग टू लूज वेट, या दे आर गेनिंग वेट डिस्पाइट एफर्ट्स, या कोई बड़ी अनयूजुअल सी फटीग, थकावट, टायर्डनेस परसिस्ट कर रही है विच इज़ जस्ट नॉट गोइंग अवे विद दिस एंड दैट, देन दे शुड गेट द थायराइड हार्मोन टेस्टेड। जहाँ तक पैराथायराइड हार्मोन मेनली हमारी बॉडी के कैल्शियम लेवल्स को जो है ना रेगुलेट करता है। बिल्कुल। सो आमतौर पे बहुत हाई कैल्शियम बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करता, बट बहुत हाई कैल्शियम लेवल्स हो तो यू कैन फील एक्सट्रीमली थर्स्टी एंड टायर्ड, दैट इज़ एन इंडिकेशन टू गेट योर कैल्शियम चेक। या कोई बड़ी हल्की फुल्की सी चोट लगी है जो कि इतनी फोर्सफुल चोट नहीं थी और आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है, सो इस आम चोट से आपको यू डोंट एक्सपेक्ट अ फ्रैक्चर, विच मीन्स कि बोन बहुत वीक थी। सो एनी पर्सन हैविंग जिसे कहते हैं कि लो ट्रॉमा या माइल्ड इंजरी, फ्रैक्चर्स, बोन फ्रैक्चर्स या हाई कैल्शियम वाले सिम्टम्स, दे शुड हैव देयर कैल्शियम चेक। कैल्शियम चेक करने के बाद अगर वो हाई आया तो जस्ट गो टू द स्पेशलिस्ट, वी विल डू द टेस्ट इन अ प्लान्ड मैटर टू डायग्नोज कि कोई पैराथायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम। और डॉक्टर साहब बैठते हैं उमर हॉस्पिटल, FMH हॉस्पिटल और DHM में अपना क्लिनिक करते हैं, और मेरे बहुत सारे पेशेंट के पास मैं रेफर करता रहता हूँ और बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादातर सबसे चीज़ पसंद होती है किसी भी प्रोफेशनल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कि वो डॉक्टर्स एम्पैथाइज़ कितना करें अपने पेशेंट के साथ। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को एक ड्राई सा रवैया रखता है, लेकिन जितना एम्पैथाइज कंपैशनेट अपने पेशेंट के साथ होते हैं, और वो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब आपके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे फीडबैक आया कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा डायग्नोज किया जाता रहा, कभी कहीं, लेकिन आपकी तरफ से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिना, टाइम हमारे पास काम था और बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के अंदर हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो हम अपने शो को थोड़ा सा एंड करेंगे और आपको नेक्स्ट शो के अंदर डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाएंगे और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करेंगे, और आप अपने क्वेश्चंस फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट्स के अंदर, ताकि हम नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो दोबारा पूछ सकें। वेलकम बैक जी। आप हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद साहब। डॉक्टर अहमद को आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, ही स्पेशलाइज्ड कायरोप्रैक्टर। अच्छा, कायरोप्रैक्टर ही क्या है, कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं? दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन योर मस्कुलोस्केलेटल और मैकेनिकल विच इज़ अ गुड वर्ड। द बॉडी का जो मैकेनिकल सिस्टम है, जिस तरह हमने पहले मुलाकात की एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, वो डील करते हैं हार्मोनल सिस्टम के साथ। हमारी बॉडी में एक्चुअली 12 सिस्टम्स काम करते हैं ऑलमोस्ट, विच इज़ ठीक है, 12 सिस्टम काम करते हैं, जिसके अंदर एक हार्मोनल सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है। ये सारे के सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड होते हैं। बिल्कुल। कहीं पे कहीं प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी चोट लग जाए पाँव के अंदर, तो आपको पता है कि आपकी 1-2 वीक की आपको रेस्ट दिया जाए, आपके फैमिली, आपके सब तकलीफ़ में होते हैं, आपका मिलना जुलना बंद हो जाता है। तो इमेजिन करें कि अगर आपके किसी बॉडी के एक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो बाकी सब सिस्टम भी इंटीग्रेटेड हैं, तो सब के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर अहमद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो डॉक्टर साहब बहुत जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बिजी होते हैं, बड़ा मुश्किल है इनका टाइम लेना। स्पेशली ही इज़ राइट नाउ फैकल्टी में होते हैं शौकत खानम राइट, और अमार हॉस्पिटल हेल्शियन में, और उसके साथ साथ सिनर्जी हेल्थ सेंटर हमारा नया सेंटर है जी। बिल्कुल, वहाँ और उसमें हम होलिस्टिक केयर की तमाम सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब अब अगेन हम हर दफ़ा ये पूछते हैं कि बहुत सारे, मैंने एथलीट से भी बात की पाकिस्तान में, जब उनको मैंने पूछा कि कायरोप्रैक्टर आपने कभी ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि दे नीड फिजियोथेरेपी ऑल द टाइम, इवन उनको भी नहीं पता होता कि कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं, ठीक है। सो अगेन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल। तो बॉडी के जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, ठीक है, अगर उसके अंदर डिसफंक्शनैलिटी आ जाए तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो मेन स्पेशलिटी है वो कायरोप्रैक्टिक में हम बेसिकली बॉडी के अलाइनमेंट्स और बैलेंस देखते हैं। अलाइनमेंट और बैलेंस देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। एक प्लेयर के लिए उसका बैलेंस और अलाइनमेंट्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर बैलेंस और अलाइनमेंट्स ठीक होंगी तो उसकी एनर्जी बहुत बूस्ट करेगी, वो अपना टू फुल ऑप्टिमल अपना परफॉर्मेंस दे सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो एथलीट्स के लिए और ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल, जिनका मॉर्निंग टू इवनिंग जॉब है, काम है, आईटी से है, मॉडलिंग से, किसी भी ताल्लुक से, ठीक है, उनके लिए हमारी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब आपने दूसरी बात की कि अवेयरनेस अब डेवलप हो रही है, चूँकि कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स इंडिपेंडेंटली दुनिया में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये एक पैरेलल फील्ड डेवलप हो चुकी है, ऐसे ही है, जिसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी आ रहा है। आएगा। सो दे आर द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, आप इनके पास डायरेक्टली जा सकते हैं, इनके साथ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, यस, नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी बैक में डिस्क बल्ज, एक कॉमन सुनने को मिलती है बात, ये प्रोलैप्स डिस्क हुई, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, ये डिस्क की डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि डिस्क कितनी डिग्री रोटेट कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है, उसको हम नेम दे देते हैं। डिस्क बल्ज हो गई है, डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, डिस्क हर्निएट हो गई है, ये एनाटॉमिकल नेम्स हैं हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। तो इन लोगों के लिए जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और इनके 100% रिजल्ट्स भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो बैक डिस्क स्लिप जो हो जाती है या हर्निएटेड डिस्क होती है, क्या बहुत सारे कंप्लेन करते हैं क्लाइंट्स कि हमें बस बैठे बैठे होगी, कहीं गिर गए, कुछ खेलते हुए, कुछ गाड़ी ड्राइव करते हुए क्या ये पेन इतनी जल्दी, क्या हमारी जो डिस्क है, ये पीछे स्पाइन, क्या इतनी वीक है? नहीं, होता ये है कि जब हम टीन एज में होते हैं, ठीक है, तब हमारी डिस्क की हाइट ज़रा ज़्यादा होती है, डिस्क के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। डिस्क दो पार्ट से बनी होती है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर पल्पोसिस होता है, एनुलर फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। जो पल्पोसिस मैटर है वो वाटरी मैटर है और जो दरमियान में होता है, यस, उसको यस, जैसे हम काफ़ी जगहों में हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, बच्चा रात को सोता है तो उसकी हाइट लंबी हो जाती है। अच्छा। खड़ा होता है सुबह हाइट कम हो जाती है, वो बेसिकली वाटर कंटेंट बॉडी में जनरेट और रीजनरेट कर रहा होता है, इसीलिए यस। तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि एकदम सामने, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम टीन एज में हमें कोई ना कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तब हमारी बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ ईयर्स हमें कोई और चोट लगती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, बॉडी उसको अकोमोडेट कर रही होती है, ठीक है। फिर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जब माइक्रो ट्रॉमास के साथ कोई एक आपकी ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बेंडिंग करते हैं और उस बेंडिंग को मसल होल्ड नहीं कर पाता, जब होल्ड नहीं कर पाता तो डिस्क पे प्रेशर आता है, फिर डिस्क अपनी जगह से डिस्लोकेट हो जाता है। और एक और वजह भी, जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है 100 kg और उनका वज़न डिस्क, क्योंकि वज़न पेट बहुत निकला होता है, और जो ये जो 20 kg का वेट होता है, 30 kg, वो खींच रहा होता है डिस्क को, और उनकी डिस्क इसी वजह से मोस्टली बेंड हुई होती है। बिल्कुल, ठीक है। ओवर वेट का होना भी आपकी बैक डिस्क को बेंड कर देता है। ये जो वेट बढ़ता है ना, इसके साथ हमारा पेल्विक का एंगल भी चेंज हो जाता है। पेल्विक एंगल चेंज होता है, फिर हमारा स्पाइन का जो कर्व है वो भी और ज़्यादा आगे चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 2-3 फैक्टर्स शामिल होकर डिस्क को जो डिस्टर्ब कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक एल्बो जो टेनिस एल्बो जिसको बोलते हैं, और ये शैटिका, वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो लेग निकलती हैं, क्या ये क्योरेबल है? बिल्कुल। या हमारी खवातीन ये सुना है कि क्या हील्स बहुत ज़्यादा पहनने से शैटिका पेन ट्रिगर होती है, क्या ये सच है या नहीं सच? नहीं, हील पहनने का ताल्लुक आपकी शैटिका से सिर्फ तभी कनेक्ट होगा जब आपको कोई पहले कोई इंजरी थी और वो हील्स पहनने से वही बात पेल्विक एंगल टिल्ट हो गया, तो उससे आपकी नर्व कंप्रेस होने लग गई। अच्छा। अगर तो कोई इंजरी है पहले और हील पहनी तो उससे ट्रिगर हो रहा है, तो फिर वो ट्रीटेबल चीज़ है। अच्छा, ट्रीटेबल, इसका मतलब है कि वो अगर ऑलरेडी पेन थी तो शैटिका उसको ट्रिगर कर रही है या हील ट्रिगर कर रही है। अच्छा, मैंने एक फैक्ट है, शायद ये सच है या नहीं, कि
30 में जाके आपका मस्कुलर सिस्टम जो होता है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, वो डेवलप होता है, मैच्योर होता है। उससे पहले ग्रोथ होती है बड़ी फास्ट। क्या ये सच है? लाइक ऐसे ही होता है, या विद द टाइम जाके किस एज में जाके आपकी जो बोन्स होती हैं वो कम होना शुरू हो जाता है? जो हमारा डिक्लाइन प्रोसेस है ना, वो एंड 20s में, मतलब 30s जब स्टार्ट हो रहा होता है तब डिक्लाइन बायोलॉजिकल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारी बुक्स और रिसर्च कहती हैं। ओके। बट अगेन इट डिपेंड्स कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी एक्टिविटी कैसी है, हम जिम कैसा करते हैं, हम खाना कैसा खाते हैं, हमारी नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। लोग आपके पास, अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि सर्जरी करवा ली, उस पर उन्होंने लाखों रुपये स्पेंड किए, विच इज़ वेरी गुड अगर उनको प्रॉब्लम है, लेकिन जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जो जिसके अंदर कंसल्टेशन है, जिसके अंदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें पेशेंट जो होता है हमारे पास बड़ा कम आता है, और उनको प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार विज़िट करना। नो डाउट कि एक हेल्दी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन है, लेकिन वो क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं आते, रिपीट नहीं होते बार बार? ये छोड़ क्यों इसकी हमें थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सर्जरी बहरहाल सर्जरी है, Yes, वो बेशक हम ये नहीं कहते कि नहीं करानी चाहिए, हाँ जब ज़रूरत है तो फिर कराना, और जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बिल्कुल तो फिर आप सर्जरी ज़रूर कराएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का ऑल्टरनेट सलूशन है, किसी डिजीज़ की ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी है। जब आप सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ट्रू। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको एक ऑल्टरनेट मेडिसिन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और वो ऑल्टरनेट मेडिसिन अब दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ इन्होंने, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूँगा कि डॉक्टर साहब, आपके साथ क्या फिजियोथेरेपिस्ट भी ऑन बोर्ड काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम गाइडेड थेरेपी करवाते हैं। ठीक है। और थेरेपिस्ट में चूँकि फील्ड इतनी बड़ी है, हम गाइडेड थेरेपी करवाते हैं, थेरेपिस्ट को गाइड करते हैं, आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करवाएं, इस तरह का प्लान बनाएं, क्योंकि मैं खुद एक रिहैब स्पेशलिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स इंजरीज़ की मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो जितने हमारे पास स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट के बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको वापस अपने फील्ड में भेजने के लिए हम पूरा उनकी रिहैब प्लान डिज़ाइन करते हैं, और वो रिहैब प्लान एक थेरेपिस्ट जो है, फिजियोथेरेपिस्ट, उनको एग्जीक्यूट करवाता है। ओके, तो मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, कहाँ पे आपको विज़िट करें, और कितना फ्रीक्वेंट उनका आपका विज़िट, कितने मंथ का, कितने ईयर का, किस तरीके से आपका प्रोग्राम मैनेज? मेरे प्रोटोकॉल्स मंथ्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। और मुझे वो लोग विज़िट कर सकते हैं हेल्शन मेडिकल सेंटर में, अमार में, सिनर्जी हेल्थ शिफ्ट सेंटर में। सो हेल्शन 2 जगह पे है, DHA फेज़ 5 में है और गुलबर्ग में है, और फिर फिटनेस प्रो स्टूडियो में भी विज़िट कर सकते हैं, क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, वहाँ भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, एंडोर्समेंट चल रही है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। और फिर अभी हम चलते हैं, हमारा थोड़ा सा एक्सरसाइज का सेशन है, हम हसीब की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा उससे डिस्कस करते हैं, कोई टिप्स लेते हैं वर्कआउट की, क्योंकि देखें आपको पता है जहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलर बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए एक्सरसाइज या वॉक उतनी ही ज़रूरी है ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं हसीब की तरफ। थैंक यू सो मच मुदस्सिर सर। तो आज मैं जिन एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताऊंगा वो बहुत इजी हैं, जिनको आप घर पे भी कहीं पे भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, और बहुत ज़्यादा, अब तो कोविड की वजह से भी बैठ के वर्क फ्रॉम होम सबका चल रहा है, तो बैठने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे एब्डोमिनल पे आया, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, ऑब्लिक्स बहुत ज़्यादा बाहर आ चुके हैं, तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने इस मसले का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज बहुत कॉमन है, जिसको हम प्लैंक कहते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जाती है कि उससे आपके कंप्लीट A to Z, फ्रॉम अपर टू लोअर, कंप्लीट एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ता है, और उससे आपका एब्डोमिनल बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। So this is how you have to maintain your position. Make sure कि आपकी हिप बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे, अदरवाइज आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा। इस तरह से हमने अपनी एक सर्टेन पोजीशन को मेंटेन रखना है, जिससे हमारी, जो कि हमारी कोर को भी सपोर्ट करेगा और हमारे एब्डोमिनल पे भी कंप्लीट प्रेशर आएगा। सो इस तरीके से आपने इस पोजीशन को मेंटेन रखना है, और आपने इस चीज़ के, इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने हैं, और अराउंड
20 to 30 सेकेंड्स आपने स्टे करना है प्लैंक पोजीशन में, तो इट विल गिव यू ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर एब्डोमिनल। सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारी लेग रेजेस, जिनको हम लेग लिफ्ट्स भी कहते हैं, और वो भी बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। उसको आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है, लाइक दिस, और आपके जो हाथ हैं वो आपके कोर में, आपके हिप्स के नीचे आ जाएंगे टू सपोर्ट योर बैक, एंड देन लेग स्ट्रेट। अच्छा, और एक चीज़ कि इसमें बताते हुए कि अक्सर लोगों के लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाते, सो इट्स फाइन। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं। अगर तो आपका प्रेशर थोड़ी टांगे बेंड करके भी आ रहा है, सो इट्स फाइन, अदरवाइज आप अपनी मूवमेंट अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन, और इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एंड अगेन आफ्टर 8 to 10 reps ऑटोमेटिकली आपको अपने लोअर एब्डोमिनल पे प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट्स करने हैं, और अराउंड 15 to 20 reps को आपने मेंटेन रखना है। तो इससे आपका कंप्लीट एब्डोमिनल कवर हो जाएगा। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच हसीब ने हमें जितना अच्छा प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और बड़ी सिंपल इजी टिप्स बताएं कि आप घर में रहते हुए अपनी बॉडी के जो मूवमेंट है, बॉडी की बोन्स हैं, बॉडी के फंक्शनल सिस्टम है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेज। थैंक यू सो मच हसीब। अब हम चलते हैं अनम की तरफ। आज अनम है किचन में और आज अनम हमें सिखाएंगी कुछ स्मूदीज़ बनाना, कुछ ड्रिंक्स बनाना। अब एक हम पीते हैं नॉर्मली, जब हम ड्रिंक्स की बेवरेजेस की बात आती है तो हम डिब्बे पैकेज वाले प्रोडक्ट्स, जूसेस इस्तेमाल करते हैं, कैंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी कंपैरेटिवली अगर आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करेंगे डिब्बे वाले जूसेस से, अगर आप स्मूदीज़ इस्तेमाल करेंगे उसकी बजाय अगर आप सोडा वाटर लेते हैं, सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, तो एक हेल्दी स्मूदीज़ जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स और अच्छी जो केमिकल्स हैं वो जब ऐड अप करेंगे तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। तो चलते हैं अनम की तरफ। आज हम बनाएंगे कोल्ड बेवरेजेस और उसमें एक हम ड्रिंक बनाएंगे और एक हम बनाएंगे स्मूदी। जो स्मूदी है वो हम बनाने जा रहे हैं ब्लूबेरी, और उसके साथ जो ड्रिंक बन रही है वो हम बना रहे हैं पीच पंच। तो सबसे पहले जो है हम ब्लूबेरी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ब्लूबेरीज़ लिए हैं, ये कैन वाली हैं अवेलेबल, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैन वाली ब्लूबेरीज़ को लेकर, बेशक अगर आपके पास फ्रोज़न भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर जाएगी तकरीबन ये 1 कप के करीब ब्लूबेरीज़। उसके बाद मुझे ब्लूबेरी योगर्ट अवेलेबल थी तो मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन ये 1/2 कप के करीब जो है इसमें ब्लूबेरी योगर्ट है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी ये जो रेगुलर योगर्ट है तकरीबन 1/2 कप के करीब, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिल्क। अच्छा, बेसिकली हम इसके अंदर जो है शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रहे। अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी स्वीटनर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। अदर देन शुगर, जो योगर्ट होती है उसमें भी थोड़ा सा स्वीटनेस होती है, और ब्लूबेरी के अंदर तो ऑलरेडी नेचुरली एक स्वीटनर होता है वो, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसके अंदर किसी तरह की भी शुगर ऐड करने की। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइस, और अब इसको करेंगे ब्लेंड। लीजिए, ये जो हमारी ब्लूबेरी स्मूदी है ये हो गई है रेडी, और अब इसको करते हैं अपने ग्लास में सर्व। तो ये जो है हमारी मज़ेदार सी ब्लूबेरी स्मूदी जो है वो रेडी हो गई है जी। तो जैसे कि हमारी ब्लूबेरी स्मूदी जो है वो रेडी हो गई है, अब हम बनाएंगे पीच पंच। बेसिकली पीच पंच एक पीचेस जो है वो अपने आप एक बड़ी ही एक रिफ़्रेशिंग चीज़, इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मैंने एक पीच को 1/4 कर लिया हुआ है, इसके अंदर ये पीचेस ऐड करेंगे।
उसके बाद इसके अंदर जाएगा ये मिंट। बेसिकली मिंट इसको बड़ा ही रिफ़्रेशिंग फ्लेवर देता है, तो ये चला गया इसके अंदर मिंट। उसके बाद इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी पेपर, सिर्फ फ्लेवर के लिए। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पीच जूस, जो कि हमने फ्रेश पीच जूस बनाया हुआ है, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें वाटर, तकरीबन हाफ कप के करीब। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर आइस, और अच्छी तरह ज़रा ज़्यादा आइस ऐड करेंगे ताकि ये एक चिलर फॉर्म में बने। और अब इसको करेंगे हम ब्लेंड। और जैसे ही ये रेडी हो गया है तो अब ऐसे करते हैं कि मैं मुदस्सिर को अपने फोटाइल के किचन में बुला लेती हूँ, ताकि मुदस्सिर आपको और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सके अच्छी तरीके से। जो हमने फ्रूट्स ऐड किए हैं, ब्लूबेरीज, योगर्ट, इस सब के बारे में आपको मुदस्सिर अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जो जी अनम, तो आपने, मुझे लग रहा है कि बड़ी मज़े की बेवरेज बनाई हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जब भी आपका ठंडा पीने का दिल कर रहा हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं खानों के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो हमेशा मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ कि वो जब भी खाना खाएं, बाहर से खाना खाएं, यू कैन ऑलवेज़ ऑर्डर एंड रिप्लेस योर सॉफ्ट ड्रिंक टू प्लेन वाटर और हेल्दी जूस। वरना घर पे भी आप खाने के साथ कोशिश ये करें कि जो कोल्ड बेवरेजेस हैं वो डब्बे वाली जूसेस की बजाय, पैकेज जूसेस की बजाय आप खुद घर में फ्रेश फ्रूट से जूसेस बनाएं। वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होते हैं, दे आर वेरी रिच इन मैनी अदर केमिकल्स, जो कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्दी होती हैं। जिस तरीके से अनम ने बहुत अच्छी स्मूदी बनाई, जैसे कि ये हमने पीच पंच यू बनाया है, इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे थे मुदस्सिर कि मैंने इसके अंदर पीचेस ऐड किए हैं, इसमें मिंट क्या है, इसमें ब्लैक सॉल्ट है, इसके अंदर आइस है, इसमें फ्रेश जो हमारा पीच जूस है वो ऐड किया हुआ है। तो आपको पता है जैसे मिंट जो है एक बड़ा रिफ्रेशिंग चीज़ है, आप टेस्ट करें ज़रा, बताएं कैसे बना। सो यम, मुझे तो बहुत मज़े का, फ्रेशिंग, और मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि मैं दोनों एक गिलास पी लूँ, है ना। जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब हम कोई डिनर पे जाते हैं या हम लंच पे जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम फ्रेश चीज़ों की तरफ जाएं। एक फ्रेश चीज़ें बेसिकली हमें एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाती हैं। तो ये स्मूदी जो कि है, आपको पता है कि मुदस्सिर स्मूदी भी एक कंप्लीट मील है। यस, बिल्कुल। अगर आपको भूख लगती है तो स्मूदीज़ के अंदर, इवन ये स्मूदीज़ के अंदर आपने योगर्ट डाला होगा, फ्रूट डाले होंगे, और बिल्कुल फ्रूट तो आप अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्लूबेरी ऐड की, आप इसके अंदर अपनी एप्पल भी ऐड कर सकते हैं। अगली दफ़ा मैं अनम के साथ मिलकर ना आपको एक नई रेसिपी बताऊंगा। बिल्कुल, वो है सुपर शेक। सुपर शेक बनता है 5 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से, राइट। वो एक कंप्लीट मील का रिप्लेसमेंट। लेट्स वो इसके अंदर अब हम ऐड अप कर सकते हैं ग्राइंड करके नट्स, बिल्कुल नट्स भी ऐड, राइट, बिल्कुल ऐड कर। इसके अंदर स्पिनच आप ग्राइंड करके ऐड अप कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट ऐड अप कर सकते हैं, राइट। जितने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आप ऐड अप करेंगे वो इसको ये बना देगा कंप्लीट सुपर शेक। बिल्कुल, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। और मेरा दिल कर रहा है ये भी 2 पी लूं। अना बहुत मज़े के बनाए तो सर आप देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप ओवर ईटिंग करें, इसलिए बाकी लोगों को भी मौका दें, बाकी लोग भी पिएँ ताकि। और एक मेरा हल है कि 1 ग्लास ऑफ स्मूदी या 1 ग्लास ऑफ जूस इज़ गुड इनफ फॉर 1 पर्सन। अगर जैसे कि हमने आपको अपनी लास्ट एपिसोड में चिकन स्टेक विद पेपर सॉस सिखाई थी, उसके साथ अगर आप ये जूस सर्व करें तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त वो प्रॉपर आपको एक कॉम्बो मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि लास्ट पे कि आप ये स्टार्ट जो रिचुअल है ये घर में खुद करें, बजाय ऐसे कि लोग कहते हैं यार जो एक हमारा कल्चर है कि जी सॉफ्ट ड्रिंक देंगे लोग बुरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अच्छा कल्चर ट्रेंड सेट करते हैं घर पे गेस्ट के सामने, वो भी, उनको भी एक आइडिया होगा कि आप हेल्दी खाते हैं, और जब आप उनकी तरफ जाएंगे तो वो भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच अनम। जैसे आपने देखा कि अनम ने बहुत मज़े की रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स बनाई, वो ड्रिंक्स जो कि आप घर पे बना सकते हैं और वो कार्बोनेटेड भी नहीं है, उसके अंदर कैलोरीज़ कम है और हेल्दी कैलोरीज़ ज़्यादा हैं। जंक कैलोरीज़ और एम्प्टी कैलोरीज़ कम है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स को बेहतर करने में और आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आज के शो में हम थोड़ा सा इसको एंड करेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे सिस्टम काम करते हैं, तो उसके लिए यू नीड अ राइट डॉक्टर, राइट स्पेशलिस्ट एंड राइट न्यूट्रिएंट्स एंड राइट एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी की वाइटैलिटी, लॉन्जेविटी, आपकी जो एजिंग है वो अच्छे तरीके से हो। अगर आप अपनी बॉडी के फंक्शंस को अच्छे तरीके से बेहतर रखेंगे, अपनी बॉडी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप रख सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, जो कि अच्छी डाइट और एक अनहेल्दी खानों से बचे रहने से। तो कोशिशें करें कि अपने फैमिली, अपने इर्द गिर्द एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, अच्छी डाइट खाएं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, डब्बे वाली प्रोडक्ट को डिस्करेज करें, उसको कम खाएं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, अच्छे मील्स खाएंगे, हेल्दी मील्स खाएंगे, आप एक्टिव रहेंगे, जवान दिखेंगे और यंग दिखेंगे अपनी एज से। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं नए एपिसोड, नए गेस्ट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।